आपकी माताजी हमेशा सबसे अच्छी चीजें बनाती थीं और अब वह वही नुस्खा, रेसिपी भूल जाती है जो उन्हें जुबानी याद था। या फिर वह पिताजी जो हर चीज ठीक कर देते थे, अचानक एक मामूली टीवी रिमोट को देखकर घबरा जाते हैं। हम बस कंधे उचकाकर कह देते हैं, अरे ये तो सिर्फ बुढ़ापा है, जानी पहचानी बात है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह सबसे खतरनाक गलतफहमियों में से एक है, तो क्या हो अगर इस मामूली बुढ़ापे के पीछे एक छल से भरा दुश्मन छुपा हो, जो सालों से आपके अपनों की शखासियत, पर्सनैलिटी को चुपके चुपके बर्बाद कर रहा है। इस वीडियो में हम 20 ऐसी हैरत अंगेज शॉकिंग वजहों पर बात करेंगे कि क्यों डिमेंशिया दशकों से सबकी आंखों के सामने छुपा रहता है। और मेरा वादा है, देखने के बाद आप वह सब देखना सीख जाएंगे जो पहले अदृश्य था। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपने अपनों के व्यवहार में आई अजीब बातों को खुद के लिए कैसे समझाया था। शुरू करने से पहले आइए 1 मिनट के लिए समझें कि डिमेंशिया आखिर है क्या। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ अल्जाइमर की बीमारी या सठिया जाने, सिनिलिटी का दूसरा नाम है। लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। डिमेंशिया कोई खास बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक सामान्य शब्द है, एक सिंड्रोम है जो याददाश्त, सोचने की शक्ति और दूसरी मानसिक क्षमताओं में कमी से जुड़े कई लक्षणों को दर्शाता है। आप इसे एक छाता, अम्ब्रेला मान सकते हैं, जिसके नीचे कई अलग अलग रोग छुपते हैं। और अल्जाइमर की बीमारी इनमें सबसे आम है, जो कुल मामलों का 60 से 80% हिस्सा होती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि डिमेंशिया बुढ़ापे का कोई आम, नॉर्मल हिस्सा नहीं है। यह तो दिमागम की कोशिकाओं को पहुंचे नुकसान, डैमेज का नतीजा है। और इसकी चालाकी यह है कि यह बहुत धीरे से आता है, अपने आप को उन चीजों में छुपा लेता है जिसे हम उम्र के साथ होने वाले जरूरी बदलाव मान लेते हैं। आज हम इसी छलावापूर्ण नकाब को हटाएंगे। डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, हमें जल्दी नजर क्यों नहीं आती? इसकी सबसे बड़ी और मुख्य वजह है इसका बेहद रफ्ता रफ्ता, बहुत धीरे, चुपके चुपके बढ़ना। यह कोई वायरल बुखार, फ्लू नहीं है जो आपको एक ही दिन में बिस्तर पर लिटा दे। बदलाव बहुत छोटे छोटे कदमों में सालों लगाकर आते हैं। कभी कभी तो 10-10 साल, दशकों लग जाते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति चाबी रखकर भूल गया, तो हम ध्यान नहीं देते। 1 महीने बाद उसे पड़ोसी का नाम याद नहीं आता। 6 महीने बाद वह माइक्रोवेव या मोबाइल जैसी कोई रोजमर्रा की चीज इस्तेमाल करना भूल जाता है। जब हम इन घटनाओं को अलग अलग देखते हैं, तो यह सब बहुत मामूल, छोटी मोटी बातें लगती हैं। हम कहते हैं, अरे यह तो किसी के साथ भी हो सकता है। हम इन छोटे बदलावों की आदत बना लेते हैं, हम इनके साथ ढल जाते हैं। हमारा दिमाग इस तरह बना है कि वह इन समस्याओं को चुपचाप ठीक कर देता है, उनसे समझौता कर लेता है। इस वजह से बीमारी की पूरी भयावह तस्वीर एक साथ बन ही नहीं पाती। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे अगर आप रोज एक बढ़ते हुए पेड़ को देखते हैं, तो आपको उसका बढ़ना महसूस नहीं होता। लेकिन अगर आप 1 साल पहले की फोटो और आज की हालत की तुलना करें, तो फर्क बहुत बड़ा नजर आएगा। डिमेंशिया में भी यही होता है। हम प्रक्रिया, प्रोसेस को नहीं देखते, हम सीधा नतीजा, रिजल्ट देखते हैं। और तब तक हालात बहुत भयंकर, कैटास्ट्रॉफिक हो चुके होते हैं। दूसरी वजह है ये अच्छे और बुरे दिनों का सिलसिला। इस उतार चढ़ाव को देखकर तो बड़े बड़े डॉक्टर भी चकरा जाते हैं। हम परिवार के लोगों की तो बात ही क्या है। आज हो सकता है आपका कोई करीबी एकदम ठीक हो, हाजिर जवाब बातें करे, दूर पुरानी बातें याद दिलाए, और तो और ताजा खबरों पर भी आपसे चर्चा कर ले। तब आप चैन की सांस लेते हैं और सोचते हैं, चलो भगवान का शुक्र है, सब ठीक है, मुझे ही वहम हो गया था। लेकिन अगले दिन शायद वो अपनी ही बेटी को न पहचान पाए, या फिर वही एक सवाल बार बार हर 5 मिनट में पूछते रहे। ये बदलाव एक गलत फहमी पैदा करते हैं कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। हम अच्छे दिनों को पकड़कर बैठ जाते हैं, यह मानने लगते हैं कि यही असलियत है। हमें यह मानने का मन करता है कि जो कल हुआ
वो बस थकान, खराब मौसम या किसी भी दूसरी वजह से अचानक हो गया था। लक्षणों का यह अंदाजा न लगा पाना ही इस भूलने की बीमारी का सबसे बड़ा और चालाकी भरा जाल है। ये हमें एक ऐसी उम्मीद देता है जो हमें सच्चाई से दूर रखती है और हम डॉक्टर के पास जाने में देरी कर देते हैं, जिससे हम कीमती समय गंवा देते हैं। तीसरा और शायद सबसे ज्यादा फैला हुआ कारण यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि यह सब तो बस आम बुढ़ापा है। हमारे समाज में चिड़चिड़े और भुलक्कड़ बुजुर्गों की एक छवि बहुत गहराई से बैठ गई है। भूलने की आदत, ध्यान ना दे पाना, प्रतिक्रिया, रिएक्शन धीमी हो जाना और नई बातें सीखने में कठिनाई, ये सब हम उम्र के साथ आने वाले सामान्य लक्षण मानते हैं। और जब हम अपने माँ बाप या दादा दादी में यह निशानियां देखते हैं तो बस सर हिलाकर कह देते हैं, अब तो उम्र हो चुकी है। हम इसे ऐसी बीमारी का लक्षण नहीं मानते जिसे सही जांच और इलाज की जरूरत हो। दरअसल ये बीमारी को हमारी संस्कृति द्वारा सामान्य मान लेने जैसा है। हम खुद ही घेलत निदान, डायग्नोसिस देकर अपने आप को और अपने करीबी लोगों को तसल्ली दे देते हैं। ये सोच हमें साधारण उम्र संबंधी दिमागी कमजोरी और उस रोग के बीच का फर्क देखने नहीं देती जो असल में मस्तिष्क, ब्रेन को खत्म कर रहा है। और ये फर्क ही बहुत बड़ा है। एक बात है कि आप भूल जाएंगे कि चश्मा कहाँ रखा, और दूसरी बात है कि आप यही भूल जाएंगे कि चश्मा आखिर किस लिए इस्तेमाल होता है। यह चौथी वजह पिछली बात से बिल्कुल जुड़ी हुई है। हम अक्सर बर्ताव में आए बदलावों को बिगड़ते स्वभाव या बिगड़ैलपना का नाम दे देते हैं। व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा, शक्की और जिद्दी हो जाता है, या फिर इसके विपरीत बिल्कुल उदासीन और हर चीज से बेपरवाह हो जाता है। हम कहते हैं उसका स्वभाव तो हमेशा से ही ऐसा था, उम्र के साथ तो बस और बिगड़ गया है। या फिर वो बस जिंदगी से थक गई है, अब किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रही। हमारे मन में यह ख्याल तक नहीं आता कि ये व्यक्तित्व में आए बदलाव सीधे सीधे दिमाग में हुए किसी शारीरिक नुकसान, ऑर्गेनिक डैमेज का नतीजा हो सकते हैं। उदाहरण के लिए फ्रंटल लोब्स में क्षति होने से व्यक्ति में तमीज और हमदर्दी, एम्पैथी की कमी आ सकती है। वो असंयमित, अनइनहिबिटेड हो सकता है। और यह उदासीनता, एपैथी, न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम्स की गड़बड़ी के कारण भी हो सकती है। जहां कारण पूरी तरह शारीरिक, फिजियोलॉजिकल है, वहां हम उसे मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करते रहते हैं। हम उस व्यक्ति से बहस करते हैं, उसे सुधारने की कोशिश करते हैं या उससे नाराज हो जाते हैं, जबकि उसे आपकी आलोचना नहीं बल्कि डॉक्टरी मदद, मेडिकल हेल्प की जरूरत है। यह तो ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी लंगड़ाते हुए व्यक्ति को इसलिए डांट रहे हो क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। पांचवी वजह है दिमाग की वो गजब की ताकत जिसे हम एक क्षतिपूर्ति या यानी चीजों को संभालने की क्षमता कहते हैं। खासकर शुरुआती दौर में डिमेंशिया या भूलने की बीमारी से जूझता हुआ व्यक्ति अक्सर अनजाने में ही अपनी मुश्किलों को छिपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे और तरकीबें ईजाद कर लेता है। वो हर छोटी बड़ी बात नोटबुक में लिखने लगता है, घर को याद दिलाने वाली छोटी पर्चियों, स्टिकर्स से भर देता है और उन मुश्किल बातचीत या हालात से दूर भागता है जहां उसकी कमी, याददाश्त का कमजोर होना सामने आ सकती है। अगर उसे कोई शब्द याद नहीं आता तो वह बड्ढी चालाकी से बात का रुख बदल देता है, हंसी मजाक करके टाल देता है या फिर यह दिखावा करता है कि उसने सवाल ठीक से सुना ही नहीं। बाहर से देखने पर यह ऐसा लग सकता है जैसे कि वह बहुत व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, या फिर यह उसकी कोई खास आदत हो। रिश्तेदार तो तारीफ भी करते हैं, अरे वाह, देखो तो सही, कितने अच्छे से सब कुछ संभाल कर रखा है। लेकिन वे समझते नहीं हैं कि यह नियंत्रण असल में उस दुनिया में खुद को बचाए रखने की एक बेचैन और आखिरी कोशिश है जो उसके लिए धीरे धीरे और भी ज्यादा अनजानी और दुश्मन जैसी होती जा रही है। क्षतिपूर्ति का यह नकाब, मास्क, इतना भरोसेमंद होता है कि यह समस्या सालों तक छिपी रह सकती है, जब तक कि दिमाग की अंदरूनी ताकत, भीतरी रिजर्व
पूरी तरह से खत्म न हो जाए। छठी वजह है अपनों की तरफ से मिली अनजाने में की गई मदद। प्यार और परवाह के चलते हम खुद ब खुद उस व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं जो समस्या को छिपा देती है। हम अपने प्रियजन के लिए हर काम खुद करने लगते हैं। अगर माँ बिल भरना भूल गई, कोई बात नहीं, मैं भर दूंगा। पापा नए फोन से परेशान है, मैं सब सेट करके रखूंगा और बताता रहूंगा कि कहाँ दबाना है। हम उन्हें भूले हुए शब्द याद दिलाते हैं, उनके वाक्य पूरे कर देते हैं और घर के सभी जरूरी काम, यहां तक कि पैसों से जुड़े सभी मामले अपने हाथ में ले लेते हैं। हमें लगता है कि हम उनकी जिंदगी आसान बना रहे हैं। कुछ हद तक ऐसा है भी, लेकिन ऐसा करके हम उन्हें दिमाग पर जोर डालने की जरूरत से वंचित कर देते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हम खुद भी इस समस्या के सही पैमाने को नहीं देख पाते। हम उनके चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच कोकून बना देते हैं जो उन्हें नाकामयाबी से बचाता है, पर साथ ही बीमारी के लक्षणों को भी छिपा देता है। हो सकता है कि वह व्यक्ति पहले ही बहुत ज्यादा दिमागी रूप से भटका हुआ हो, लेकिन क्योंकि उनकी सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो उनकी परेशानी सामने आ ही नहीं पाती। सातवीं वजह हमारी याददाश्त, याद शक्ति के काम करने के तरीके में छिपी है। भूलने की कई तरह की बीमारियों, डिमेंशिया में, खासकर अल्जाइमर की बीमारी में, सबसे पहले हमारी हाल की, यानी कम समय की याददाश्त कमजोर पड़ी डीडीएच जाती है, जबकि पुरानी लंबी यादें काफी लंबे समय तक बिल्कुल सुरक्षित रहती हैं। ऐसे में कोई इंसान यह भूल सकता है कि उसने नाश्ते में क्या खाया था, लेकिन इसी दौरान वह अपने बचपन की, लड़ाई के समय की या अपनी शादी के दिन की बातें छोटी छोटी बारीकियों के साथ बता सकता है। यह बात हमें धोखा देती है। जब हम ये चमकीली पूरी तफसील वाली यादें सुनते हैं, तो हम सोचने लगते हैं, अरे यह कैसी डिमेंशिया, इनकी याददाश्त तो मेरी से भी ज्यादा अच्छी है। हम याददाश्त के सिर्फ एक हिस्से को सही देखकर मान लेते हैं कि पूरे सोचने समझने का सिस्टम, दिमाग का कामकाज दुरुस्त है। यह बहुत ही आम गलती है। हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वह इंसान पूरी तरह से अतीत में जी रहा है, क्योंकि वर्तमान, आज का पल, तो हर पल उनके हाथों से फिसलता जा रहा है। पुरानी यादों के ये चमकते हुए द्वीप, आइलैंड्स, हमें साफ दिमाग होने का भ्रम देते हैं, जबकि नई जानकारी को याद रखने की क्षमता तो बहुत पहले ही खो चुकी होती है। आठवीं वजह यह है कि उनका सामाजिक व्यवहार, यानी सोशल स्किल्स, काफी हद तक बचा रहता है। डिमेंशिया की शुरुआती स्टेज में कई लोग ऊपर ऊपर की बातें बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। वे मुस्कुराएंगे, सिर हिलाएंगे और शिष्टाचार के रटे रटाए वाक्य बोलेंगे, क्या हाल है, वाह आज कितना सुहाना मौसम है। सामाजिक क्षमता का यह दिखावा, फसाड, उनका एकदम सटीक हो सकता है। अगर आप उनसे गली में या बाजार में थोड़ी देर के लिए मिले, तो आपको कभी शक नहीं होगा कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। हो सकता है वे मजाक भी करें और महफिल की जान लगे। परेशानी तब शुरू होती है जब कोई गहरी बातचीत करनी हो, जब उन्हें बात का सिलसिला याद रखना हो, अपनी राय देनी हो या किसी जानकारी का विश्लेषण करना हो। लेकिन क्योंकि हमारे ज्यादातर सामाजिक संबंध सतही ही होते हैं, इसलिए उनका यह दिखावा बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। यहां तक कि नजदीकी रिश्तेदार जो रोजाना उनसे नहीं मिलते, वे भी इस सामाजिक नकाब से धोखा खा जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि इस दिखावे के पीछे सब कुछ निगलने वाला एक गहरा खालीपन छिपा हुआ है। नौवीं वजह है मरीज का अपना डर और इस हकीकत को मानने से साफ इनकार कर देना। मन ही मन, कहीं ना कहीं अंदर से उस व्यक्ति को अक्सर महसूस होने लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। वो गौर करता है कि अब उसे सही शब्द ढूंढने में मुश्किल हो रही है। वो जरूरी मुलाकातें भूल जाता है और उसकी याददाश्त अब जवाब दे रही है। और इसी बात से उसे बहुत बड़ा डर लगता है। उसे डर लगता है कि कहीं वो अपना नियंत्रण न खो दे, कहीं वो परिवार के लिए बोझ न बन जाए, कहीं उसकी अपनी पहचान ही मिट न जाए। यह डर उसे अपना बचाव करने पर मजबूर करता है, और बचाव का सबसे आसान तरीका है
उस बात को मानने से साफ इनकार कर देना। वो कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, ये सब तुम लोग बना रहे हो, बस थोड़ी थकान हो गई है। अगर कोई उसे उसकी गलतियां बताने की कोशिश करता है, तो वो बहुत गुस्से से प्रतिक्रिया करता है। वो दूसरों पर इल्जाम लगाएगा कि उन्होंने उसकी चीजें कहीं और रख दी या उसे मीटिंग के बारे में बताया ही नहीं। ये कोई बुरी नीयत या बदमाशी नहीं है। ये तो सिर्फ अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने और अपने नाजुक मन को इस भयानक सच्चाई से बचाने का एक स्वाभाविक प्रयास है। जो 10वां कारण है, वो ठीक पिछली बात का उलटा है, यानी परिवार का डर और बीमारी को मानने से इनकार। यह मानना कि आपके किसी खास व्यक्ति को, आपकी मां या पिता को डिमेंशिया है, बहुत दर्द देता है। इसका मतलब है इस सच्चाई को स्वीकारना कि वो इंसान अब कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है एक मुश्किल देखभाल और भावनात्मक, इमोशनल और पैसों के बड़े बोझ का सामना करना। और हमारे दिमाग में ठीक वैसे ही जैसे मरीज के दिमाग में होता है, बचाव के तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म सक्रिय हो जाते हैं। हम इस सब के लिए दूसरे बहाने ढूंढने लगते हैं। यह तो बस डिप्रेशन, अवसाद है, यह विटामिन की कमी है, बस आलस कर रहे हैं। हम सबसे बुरी बात पर यकीन नहीं करना चाहते। हम डॉक्टर के पास जाना टालते रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं कोई भयानक बीमारी न बता दी जाए। इनकार करने का ये तरीका बहुत मजबूत होता है। कई बार परिवार सालों तक भ्रम, इल्यूजन में जीते हैं। वे साफ साफ दिख रहे लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि सच्चाई इतनी दर्दनाक होती है कि उसे स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। और ये जो इनकार की चुप्पी भरी सहमति है, ये समय पर मदद मिलने के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट बन जाती है। 11वीं वजह यह है कि हमें शुरुआती लक्षणों की बुनियादी जानकारी ही नहीं होती। आम लोगों की सोच में डिमेंशिया तब होता है जब इंसान किसी को पहचानता नहीं या उसे अपना नाम तक याद नहीं रहता। हम ऐसे ही अंतिम अवस्था वाले लक्षणों का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन जो शुरुआती, कहीं ज्यादा बारीक संकेत होते हैं, उन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। हमें यह मालूम ही नहीं होता कि पहले लक्षणों में याददाश्त खोना नहीं, बल्कि मिसाल के तौर पर सूंघने की शक्ति कम होना शामिल हो सकता है, या फिर योजना बनाने में दिक्कत आना। किसी व्यक्ति के लिए अचानक कई व्यंजन बनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वह दिमाग में कामों की क्रमबद्धता, सीक्वेंस को बनाए नहीं रख पाता। या फिर उदासीनता, एपैथी, यानी जिन चीजों में पहले मजा आता था, उनमें पूरी तरह से अरुचि पैदा हो जाना। हम इन बातों को दिमाग की किसी संभावित बीमारी से जोड़कर नहीं देखते। हम तो दूसरे, ज्यादा आसान कारण ढूंढते रहते हैं। व्यापक जागरूकता अभियान की कमी के कारण लोग जानते ही नहीं कि उन्हें किस चीज पर ध्यान देना है। वे धुएं की गंध को नजरअंदाज करके सीधे आग लगने का इंतजार करते रहते हैं। 12वीं और सबसे जरूरी बात जिस पर हमें ध्यान देना है, वह है ऐसे लक्षण जो याददाश्त से जुड़े नहीं होते। हमारी आदत बन गई है कि हम मानते हैं अगर याददाश्त चली गई तो ही डिमेंशिया है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। डिमेंशिया कई तरह का होता है और कुछ प्रकारों में याददाश्त की दिक्कतें काफी देर से, यानी आखिरी चरणों में आती हैं। मिसाल के तौर पर फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में, जिसे हम व्यवहार से जुड़ा डिमेंशिया कह सकते हैं, सबसे पहले इंसान के व्यक्तित्व और स्वभाव में बदलाव आने लगते हैं। व्यक्ति अचानक बहुत गुस्सैल हो सकता है, बदतमीजी कर सकता है, उसे दूसरों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं रहती। वह अजीबोगरीब, बिना सिर पैर के काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह ल्यूई बॉडी डिमेंशिया में मरीज को बहुत तेज और साफ साफ दिखने वाले भ्रम, यानी हॉलुसिनेशंस हो सकते हैं। साथ ही उसके हाथ पैर कांपना और अकड़ना शुरू हो सकते हैं, जो पार्किंसन रोग जैसे लगते हैं। चूंकि ये सभी लक्षण भूल जाने वाले बुजुर्ग की हमारी बनी बनाई तस्वीर में फिट नहीं बैठते, इसलिए अक्सर इन्हें मानसिक रोग जैसे कि सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर समझ लिया जाता है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। गलत पहचान होने के कारण व्यक्ति को गलत इलाज मिलता है, जो न सिर्फ बेकार होता है, बल्कि उसकी हालत को और भी ज्यादा बिगाड़ सकता है।
13वीं वजह है राह पहचानने में मुश्किल आना। ये सबसे धोखेबाज और शुरुआत का ऐसा लक्षण है जिस पर आसानी से ध्यान नहीं जाता। मरीज को जानी पहचानी जगहों पर भी दिशा का पता लगाने में दिक्कत होती है। सोचिए, जिस दुकान पर वे 30 सालों से जा रहे हैं, उसी रास्ते में वे रास्ता भूल सकते हैं। या फिर घर के अंदर ही उन्हें शौचालय ढूंढने में बहुत वक्त लग सकता है। पार्किंग करते समय उन्हें परेशानी हो सकती है क्योंकि वे दूसरी गाड़ियों से दूरी का सही अंदाजा नहीं लगा पाते। हम अक्सर इसे लापरवाही या बस बुढ़ापे वाली भुलक्कड़पन मानकर टाल देते हैं। हम कहते हैं, ध्यान कहीं और होगा, इसलिए अपना मोड़ छूट गया। ऐसा तो किसी के भी साथ हो जाता है। लेकिन हम यह नहीं समझते कि इसके पीछे दिमाग के पैराइटल लोब्स में गंभीर खराबी है, जो हमारे स्थानिक जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वह व्यक्ति दुनिया का अपना अंदरूनी नक्शा खो देता है। यह चीज उन्हें डराती है, जिसके कारण वे खुद में सिमटने लगते हैं और घर से बाहर कम ही निकलते हैं। और इसी वजह से यह समस्या दूसरों से और भी ज्यादा छिप जाती है। 14वां कारण है हमारे रोजमर्रा के काम ठीक से न कर पाने की परेशानी। सुनने में यह नाम थोड़ा पेचीदा लगता है, लेकिन असल में यह वो चीज है जिससे हम रोजाना गुजरते हैं। जैसे योजना बनाना, फैसले लेना और एक साथ कई काम निपटाना। शुरुआती डिमेंशिया वाले व्यक्ति में ये सभी क्षमताएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। उन्हें अपने पैसे, अपने खर्चे ठीक से संभालने में दिक्कत आती है। वो या तो बिल भरना भूल जाते हैं या फिर गलती से एक ही बिल 2-3 बार भर देते हैं। उनके लिए कोई ना कोई रेसिपी या लंबी इंस्ट्रक्शन पढ़कर काम पूरा करना मुश्किल हो जाता है। कोई भी काम जिसमें एक के बाद एक कदम उठाना जरूरी होता है, उनके लिए एक न सुलझने वाली समस्या बन जाता है। रिश्तेदार या घर वाले देखते हैं कि यह व्यक्ति आलसी हो गया है, लापरवाह बन गया है। वो उनसे गुस्सा होते हैं कि बिल क्यों नहीं भरा या किचन में इतनी गड़बड़ क्यों है। लेकिन वो यह नहीं समझ पाते कि यह आलसीपन नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर बीमारी का नतीजा है। दिमाग बस सोचने की तर्क संगत कड़ी बनाना और उन्हें पूरा करने पर नियंत्रण रखना भूल जाता है। 15वीं वजह, जिसके बारे में लोग अक्सर सोचते ही नहीं है, वो है देखने की ऐसी परेशानियां जिनका आंखों से कोई लेना देना नहीं होता। आप किसी आंखों के डॉक्टर के पास जांच कराने जाएंगे और डॉक्टर कहेंगे कि आपकी आंखें तो एकदम सही सलामत हैं। लेकिन इसके बावजूद उस व्यक्ति को जाने पहचाने चेहरों को भी पहचानने में मुश्किल होती है। वो रंगों को गलत समझ सकता है या यह नहीं बता सकता कि किसी तस्वीर में क्या बना हुआ है। उन्हें गहराई और दूरी का सही अंदाजा लगाने में परेशानी होती है। नतीजा ये होता है कि वो सीधी जमीन पर चलते हुए भी ठोकर खा जाते हैं या गिलास में पानी डालते समय पानी बाहर गिरा देते हैं। असल में समस्या आंख में नहीं है, बल्कि दिमाग में है। खास तौर पर दिमागों के पीछे के हिस्से में, जो देखने से मिली जानकारी को प्रोसेस करने का काम करता है। आंख से सिग्नल तो पहुंचता है, पर दिमाग उस संकेत को ठीक तरह से समझ नहीं पाता। यह एक ऐसी स्थिति है जो बहुत घबराहट पैदा करती है और व्यक्ति को भ्रमित कर देती है। पर क्योंकि इस समस्या को शब्दों में बयान करना मुश्किल है, व्यक्ति चुप रहता है और आसपास के लोग सोचते हैं कि ये तो बस उसकी सामान्य नादानी या भूल है। 16वां कारण है बोलने या बातचीत में मुश्किलें। यह सिर्फ अस्पष्ट उच्चारण यानी खराब डिक्शन की बात नहीं है। समस्याएं इससे कहीं ज्यादा गहरी और सूक्ष्म हो सकती हैं। व्यक्ति के लिए सही शब्द चुनना मुश्किल हो जाता है। वह बीच बातचीत में अचानक रुक सकता है, कोशिश करता है कि मेज या चाय का कप जैसा कोई साधारण शब्द याद आ जाए। वह सीधे नाम लेने के बजाय चीजों को घुमा फिराकर बताएगा, जैसे मुझे वह चीज दो जिससे हम सूप पीते हैं। उसकी बोली सरल और कमजोर हो सकती है और वह लंबे जटिल वाक्य बोलने से बचने लगता है। कभी कभी वह ऐसे शब्द बोल जाता है जो संदर्भ से मेल नहीं खाते और उसकी बात बेतुकी या बेमानी लगने लगती है। हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं या मजाक में उड़ा देते हैं कि देखो ये तो सारे शब्द भूल गया। हम ये नहीं समझते कि यह सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि यह अफेजिया, वाणी विकार का लक्षण है,
जो दिमाग के जरूरी केंद्रों में क्षति के कारण होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई विदेशी भाषा बोलने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको पहले आती थी, लेकिन अब सारे शब्द दिमाग में एक दूसरे से उलझ गए हैं। 17वीं वजह यह है कि मरीज को उदासीनता घेर लेती है और वह अपने मनपसंद कामों यानी कि शौक से दिलचस्पी खो देता है। यह लक्षण बहुत आम है, लेकिन लोग अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं। जैसे जो व्यक्ति पूरी जिंदगी बड़े शौक से मछली पकड़ने जाता था, वो अचानक नदी किनारे जाना छोड़ देता है। या वो महिला जिसने अपना सारा समय बागवानी में लगाया, वो अपने प्यारे फूलों की देखभाल करना बंद कर देती है। वे दोस्तों से मिलना जुलना, किताबें पढ़ना या फिल्में देखना बंद कर देते हैं। बस सारा दिन या तो टीवी के सामने बैठे रहते हैं या फिर किसी एक जगह पर घूरते रहते हैं। घर परिवार के लोग इसे अक्सर डिप्रेशन, अवसाद, थकावट या महज आलस समझ लेते हैं। वे उन्हें जगाने की, कुछ करने के लिए मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। असल बात यह है कि डिमेंशिया की वजह से आई यह उदासीनता किसी बुरे मूड या मन की उदासी का मामला नहीं है। यह दिमाग में हुए रासायनिक बदलावों के कारण प्रेरित होने की, मोटिवेशन और पहल करने की क्षमता खो देना है। इंसान के अंदर का वो आंतरिक इंजन ही बंद हो जाता है जो उसे काम करने के लिए मजबूर करता है। और यह एक बहुत ही गंभीर लक्षण है जिसे हमें किसी भी हाल में अनदेखा नहीं करना चाहिए। और यह जो 18वां कारण है वह ये है कि या तो डॉक्टर के पास कम जाना होता है या फिर कोई शिकायत ही नहीं बताते। बुजुर्गों को वैसे भी डॉक्टर के पास जाना बहुत अच्छा नहीं लगता, और अगर उन्हें अपनी तकलीफ का एहसास ही न हो या फिर वह उससे डरते हो तो वह डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर वह बीपी या जोड़ों के दर्द के लिए डॉक्टर से मिल भी रहे हैं तो वह शायद ही यह बताएंगे कि उन्हें बात करते हुए सही शब्द नहीं मिल रहे हैं। वह शायद ये कह देंगे कि हाँ, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, लेकिन तुरंत ही यह भी जोड़ देंगे, इस उम्र में किसकी याददाश्त ठीक रहती है। ऐसे में डॉक्टर के पास कोई जानकारी ही नहीं होती कि वह किसी गंभीर बीमारी का शक कर सके। डॉक्टर सिर्फ एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं जिनको उम्र से जुड़ी आम परेशानियां हैं और उन्हीं के इलाज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संज्ञानात्मक समस्याएं यानी दिमाग से जुड़ी दिक्कतें बैकग्राउंड में ही रह जाती हैं जब तक कि परिवार के लोग खुद आगे बढ़कर डॉक्टर का ध्यान उन पर न दिलाए। और जैसा कि हमने पहले देखा है, अक्सर तो परिवार वाले भी हकीकत को मानने से इनकार कर देते हैं। 19वां कारण, जो कि बहुत दुखद है, वह है खुद डॉक्टरों द्वारा ही इस समस्या को गंभीरता से न लेना। अगर मरीज किसी जनरल फिजिशियन या प्राइमरी डॉक्टर के पास पहुंच भी जाए तो हो सकता है कि वे डिमेंशिया यानी याददाश्त कमजोर होने के शुरुआती लक्षणों को पहचान ही न पाए। उनके पास मरीज के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय होता है। इतने कम समय में उन्हें ब्लड प्रेशर भी नापना है, दिल की शिकायतें भी सुननी है और दवाइयां भी लिखनी है। याददाश्त की जांच, कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए विशेष टेस्ट करने का उनके पास समय ही नहीं होता। वे भी ठीक रिश्तेदारों की तरह बुढ़ापे में ऐसा होना सामान्य है वाली धारणा पर ही टिके रहते हैं। वे मरीज की शिकायतों को अक्सर बढ़ती उम्र, तनाव या दूसरी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स बताकर टाल देते हैं। सही पहचान, डायग्नोसिस के लिए एक विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत होती है, जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट, जो याददाश्त की समस्याओं पर ध्यान देते हैं। लेकिन उस विशेषज्ञ तक पहुंचने के लिए पहले आपको रेफरल लेना पड़ता है, और रेफरल तभी मिलता है जब समस्या बिल्कुल साफ और बड़ी हो चुकी हो। इस तरह यह एक जटिल चक्र, विशियस सर्कल बन जाता है। और 20वीं और आखिरी वजह है सामाजिक अकेलापन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोगों का मेलजोल बहुत कम हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद साथी छूट जाते हैं और दोस्तों से मिलना जुलना भी कम हो जाता है। और कभी कभी तो खराब सेहत की वजह से वे घर से बाहर निकलना ही छोड़ देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जब सामाजिक संपर्क कम होता है तो इंसान में आ रहे छोटे छोटे बदलावों को कम लोग देख पाते हैं।
जहां पहले कई लोग उनकी अजीब हरकतें नोटिस करते थे, वहीं अब सिर्फ जीवन साथी या बच्चे ही देखते हैं। और जैसा कि हमें याद है, घर वाले अक्सर इन बदलावों को नकारते हैं या फिर उन्हें स्वीकार करके अपनी आदत में ढाल लेते हैं। सामाजिक अकेलापन ऐसी परिस्थिति पैदा करता है कि बीमारी दबे पांव बढ़ती रहे। यह बीमारी के लक्षणों को बाहरी दुनिया से छिपा देता है। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि अकेलापन और दिमागी कसरत की कमी यानी मानसिक उत्तेजना की कमी खुद डिमेंशिया के विकास को तेज कर सकती है। इस तरह अकेलापन बीमारी के लिए एक नकाब, मास्क भी है और उसे बढ़ाने वाला उत्प्रेरक, कैटलिस्ट भी, दोनों एक साथ। तो हमने 20 कारण 20 मुखौटे देखे जिनके पीछे डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी सालों तक छिपी रह सकती है। इसमें धीरे धीरे बढ़ना, लक्षणों का घटते बढ़ते रहना, हमारी अपनी गलत फहमियां और मन की सुरक्षा की दीवारें सब शामिल हैं। अकेले में ये हर बात सही लगती है, बहुत तर्क संगत लगती है, लेकिन जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो ये हमारे समय की इस सबसे डरावनी बीमारी के लिए एक बेहतरीन पर्दा बन जाते हैं। और अब शायद सबसे जरूरी बात, वो मोड जहां हमें ध्यान देना है। जो लक्षण हमने बताए, जैसे उदासी, भूलना या ध्यान न लगना, हो सकता है कि वे दिमाग की ऐसी खराबी के कारण न हो जिसे ठीक न किया जा सके, बल्कि वे पूरी तरह से ठीक हो सकने वाली दूसरी बीमारियों के कारण हों। मिसाल के तौर पर यह विटामिन बी 12 की कमी, थायराइड की समस्या, लंबे समय से चली आ रही डिप्रेशन, अवसाद या फिर किसी दवा का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। और अगर हम सही समय पर इस कारण को पहचान कर दूर कर दें, तो सोचने समझने की शक्ति यानी कॉग्निटिव फंक्शन पूरी तरह से वापस आ सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम हर बात को सिर्फ बुढ़ापा मानकर टालना बंद करें और समय रहते डॉक्टर से मिलें। यही हमारे वीडियो का मुख्य संदेश है। जागरूकता, सही जानकारी और पुरानी सोच को छोड़ने से आप अपने प्रियजन के दिमाग और उनके व्यक्तित्व को बचा सकते हैं। इन दबे हुए संकेतों को नजरअंदाज न करें। इस जरूरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जब आपके किसी करीबी का अजीब व्यवहार किसी गंभीर बीमारी की पहली आहट साबित हुआ हो? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपकी यह कहानी किसी और को अनमोल समय बर्बाद करने से बचा सकती है।